देखो रे, तुम्हारा पहला अध्याय है। पहला अध्याय का नाम क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है ना। आज से तुम लोगों का नया शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। 9th क्लास का शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला अध्याय तुम लोग पढ़ाएंगे, है ना, संख्या पद्धति। ठीक है। तो संख्या पद्धति पहले क्या होता है इसके बारे में जानना है कि संख्या पद्धति में क्या क्या, कौन कौन सी संख्या क्या क्या आते हैं ऐसे इसमें। तो सबसे पहले हम देखो क्या लिखा है, संख्याएं। पहले समझें कि संख्याएं क्या होता है। संख्याएं क्या होता है, परिभाषा देखो क्या लिखा है। संख्याएं एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करते हैं कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं, है ना। जैसे हम पूछेंगे कि तुमको कि इस क्लास में कितने विद्यार्थी है, तुम उसका जवाब किस में दोगे? है संख्या में दोगे ना। 20, 25, 30, 20 जो भी है, किस में देते हो? पूछेंगे देश की जनसंख्या कितनी है, देश की जनसंख्या कितनी है? 1,50,00,000,000 बताओगे लगभग। तो ये किस में जवाब दिया तुमने? संख्या में। यानी कि संख्याएं क्या होता है, एक अंदाज है ना, कि जिससे कि क्या करते हैं, प्रश्नों के उत्तर को निश्चित करते हैं जो किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं, यानी कि किस समूह में कोई वस्तुएं हैं या कुछ भी है, या व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं कि हम लोग संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं उसको? संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। जैसे बताएंगे तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य है। कैसे तुमने बताया? संख्या से नहीं बताया। मान लो ये संख्या अगर नहीं होता, बताओ हम लोग कैसे बताते? समूह के जो अलग अलग मान बताना हो या समूह को बताना हो तो कैसे बताते? किसी चीज को गिनती कर पाते? संभव था ये? इसलिए संख्या का खोज क्या है, ये महत्वपूर्ण है। क्या है ये? मानव समाज के लिए क्या है कि संख्या का जो खोज हुआ है, इसमें जो संख्या में खास करके महत्वपूर्ण रूप से क्या है, जो अंक का खोज हुआ है। देखो अंकों की संख्या कुल कितना है, देखो संख्याओं में देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, कुल कितना 9 तक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? और इसी अंकों से हम लोग क्या लिखते हैं? संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? तो अंक से। इसके अलावा कोई अंक होता है इसमें? ये कौन सा? हिंदू अरेबिक अंक है। क्या है ये? हिंदू अरेबिक, ठीक है ना। तुमने रोमन में देखो अलग, रोमन में जो अंक लिखते हैं देखो अलग तरीके से लिखते हैं। तो रोमन में तुम लोग लिखता होगा ना इस तरह से 1, 2, 3। इसमें थोड़ा सा क्या है कि इसमें है ना, जैसे कि इसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा क्या मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसमें अगर मतलब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, बड़ा बड़ा अगर रोमन में हमने गुना भाग करेंगे तो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है इसमें। इसलिए ये पद्धति क्या है कि ये हिंदू अरेबिक पद्धति क्या है, जो अंक की जो पद्धति है पूरे दुनिया में क्या है, मान्य है। पूरे दुनिया में क्या है, ये मान्य है। और इसी अंकों का हम लोग प्रयोग करके संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये संख्या बनाते हैं। और ये पूरी दुनिया में यही संख्या का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और इसी अंक का मतलब करना 0 से लेकर 9 तक की अंकों का प्रयोग करके ही संख्या बना सकते हैं, ठीक है इसमें। अब बता सकते हो कुल अंकों की संख्या कितना है? अगर तुमने यहां से गिनोगे कितना होगा? टोटल 10। अगर 9 के अलावा अगर कोई संख्या लिखना चाहेंगे, इसी में देखो दोहराना शुरू हो जाएगा, नहीं होगा 1 और उसके बाद 0, 10 आएगा। 11 लिखेंगे तो 1, 1 लिख देंगे। 12 लिखेंगे तो 1, 2 लिख देंगे। समझ रहे हैं ना। इसके अलावा कोई अंक नहीं होता। समझ रहे हैं ये? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0 से 9 तक जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? अंक। क्या बोलते हैं उसको? यानी 0 से 9 तक जो संख्या है उसको क्या कहते हैं? अगर वो अंक का परिभाषा पूछे तो क्या बताओगे? 0 से 9 तक की संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग? अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंक, ठीक है ना। इसमें देखो 0 क्या होता है? असार्थक अंक होता है। क्या होता है? शेष क्या होता है? सार्थक। असार्थक का मतलब है कि 0 जो है ना, मतलब किसी भी चीज में अगर हम 0 बोलते हैं, इसका मतलब उसका कोई मान, जैसे कि बताएंगे कि तुम्हारे घर में 0 हवाई जहाज है, इसका मतलब क्या हो गया? कितना हवाई जहाज हुआ? एक भी नहीं है। लेकिन अगर पूछेंगे 1 के आगे अगर 0, 1 के बाद 0 लगा दिए तो बताओ इसका मान है कि नहीं? बताओ। खाली 0 का कुछ मान है रे। लेकिन सवाल ये है कि अगर 0 नहीं होता तो अंक जो है, मतलब कि संख्या जो है 9 के बाद आगे बढ़ता। 0 भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। 0 का भी खोज कहाँ? भारत में हुआ है। कहाँ हुआ ये? भारत में हुआ, ठीक है। अगर 0 नहीं होता तो संख्या 9 के बाद आगे बढ़ता ही नहीं है। लेकिन 0 अगर खाली एक 0 का प्रयोग करते हैं तो ये सार्थक नहीं होता, वो सार्थक होता है। क्योंकि 0 अगर तुम्हारे पास कितना रुपया है, अभी पॉकेट में कितना रुपया है? 0 रुपया है। कितना रुपया है? 0 रुपया है। कुछ नहीं तो क्या है? 0 है। कुछ नहीं तो 0 है। समझ रहे हैं ना। इसलिए 0 को क्या बोलते हैं?
असार्थक, क्या बोलते हैं इसको, असार्थक अंक, ठीक है। और बाकी जो शेष अंक बचता है से क्या है, सार्थक है। क्या है सब, सार्थक है, ठीक है ना। तो जीरो का मतलब समझ में आया। जीरो हमारे लिए बहुत, जीरो अगर नहीं होता तो बड़ी बड़ी संख्या लिखना क्या था, बहुत ही मुश्किल था। क्या था, मुश्किल था, ठीक है ना। अब देखो संख्यांक क्या होता है, न्यूमरल्स, ठीक है। न्यूमरल्स क्या होता है कि अंकों और संकेतों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करता है। न्यूमरल्स का मतलब है कि जब हम लोग कोई संख्या लिखते हैं 1 से लेकर 4 तक लिख सकते हो, समझ रहे हैं ना। संख्या का नहीं समूह हो गया 1 2 3 4 5 से तुम लोग है ना, ठीक है ना। तो जहां तक लिख सकते हो, इसका कोई अंत है। शुरू करते हो 1 से लिखने के लिए कि 0 शुरू करते हो लिखने के लिए, 1 से शुरू करते हैं तो, लेकिन 1 से तुमको लिखने के लिए गिनती बोलेंगे, तुम कहां तक लिख सकते हो, इसका कोई अंत है। अनंत तक लिख सकते हैं, कहां तक लिख सकते हैं, अनंत तक लिख ही नहीं सकते हैं। लिख सकता है कोई, एक सीमा होता है, चलो 10 ज्यादा मतलब करोड़ अरब खराब है ना, पद्म, ये सब तक लिख सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा संख्या है ना उसमें, तो यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरल्स। क्या बोलते हैं उसको, न्यूमरल्स, ठीक है। जिसमें कि संख्याओं का प्रयोग करके जो भी जैसे हिसाब बनाते हैं न्यूमरल है ना, उसमें प्रयोग करते हैं ना, संख्या का प्रयोग होता है। बताओ कोई भी सवाल बनाते हैं उसमें क्या होता है, अंक गणित में सवाल बनाते हैं ना, अंक गणित में क्या सवाल बनाते हैं, भाई इतना रुपया था, इतना उसको दिया, इतना जो भी तरह सब क्या हो गया, सब न्यूमरल्स हो गया। क्या हो गया ये सब, इस सबको हम लोग संख्यांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, तो ये बेसिक चीज है ना, ये है ना संख्या पद्धति का ये बेसिक चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें चलो अगला स्टेप में हम क्या पढ़ेंगे कि देखो संख्याएं की मतलब कि इसमें बहुत सारे प्रकार के संख्याएं होती है, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले 1 नंबर लिखोगे प्राकृत संख्या। क्या लिखोगे, प्राकृत संख्याएं। 1 नंबर लिखो तुम लोग सबसे पहले, ना इसको 2 नंबर चलाना, 3 नंबर में लिखो प्राकृत संख्याएं। क्या लिखोगे, तो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, देखो प्राकृत संख्या क्या होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, यानी कि इसको गिनती की सभी संख्या जो भी है, हम लोग जो गिनते हैं, गिनती है ना, तुम लोग बच्चे से सीखा होगा 1 2 3 4 शुरू में गिनती सीखते हो, तो बच्चे को जब पढ़ाया था उसको गिनती सिखाया था, ठीक है। इसको 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 ऐसे गिनते हैं ना, तो वो सभी संख्या जितना भी आता है तो सबको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे उसको, समझ में आया। गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। इसको किससे सूचित करते हैं, एन से, किससे, बड़ी एन, ठीक है ना। इसमें जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 है ना, कहां तक लिख सकते हैं इसको, अनंत तक। कहां तक लिख सकते हैं, अनंत तक, ठीक है ना, अनंत तक लिख सकते हैं, ठीक है। अनंत को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, अनंत देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इसको अनंत तक लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अब तो बता सकते हो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। सब याद रखना, पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, तुम लोग का देखो कि एग्जाम जब होता है उसमें देखो 50 को ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव का सवाल जब हम जब पढ़ाते हैं अभी एग्जाम है ना, इसी में से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसी में से छांट छांट कर देगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और जो चैप्टर बनाते हैं, चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तुमको, बहुत कम चैप्टर से मिलेगा, ठीक है। और जो थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव अधिक से अधिक तुमको टच करेगा, ठीक है। इसलिए इसलिए जो भी चीज पढ़ाते हैं इसको ध्यान से रखना। जैसे कि इसमें पूछेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, अनंत। क्या बताओगे, अनंत, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, ठीक है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, जो भी गिनती की संख्या, सीधा सीधी बोलना है कि गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जिसमें शुरू कहां से होता है, 1 से। कहां शुरू होता है ये, सबको समझ में आ रही है। दूसरा है पूर्ण संख्या। क्या है ये, पूर्ण संख्या को होल नंबर। क्या बोलते हैं उसको, होल नंबर, ठीक है ना, होल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्राकृत संख्या के आगे जब हम शून्य लगा देते हैं, प्राकृत संख्या है ये, तो शून्य लगा दिया, वो क्या हो गया, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया, पूर्ण संख्या। क्या दिक्कत है, क्या हो गया, यानी ध्यान रखना, पूर्ण संख्या क्या होता है, जब प्राकृत संख्या के आगे हम शून्य लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तो इसको देखो प्राकृत संख्या देखो 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 है ना इसमें, तो आगे क्या लगा दिए हैं, 0। इसको किससे सूचित करते हैं, इसको W से, बड़ी W से, ध्यान रखना।
कि पूर्ण संख्या को बड़ी W से सूचित करते हैं, ठीक है। इसमें तो इसमें क्या है कि 0 1 2 3 है ना, ये सब चलता है, ठीक है। और इसमें भी ध्यान रखना कि अगर पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 क्या होता है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगा। क्या होगा ये, अनंत। अनंत कैसे लिखेंगे, ऐसे करके लिख दो। अनंत कैसे लिखते हो, ऐसे है ना, 8 को ऐसे करके लिख दो, ठीक है ना। इस तरह अनंत लिख सकते हैं ना, इस तरह। तो वो उसका अंत नहीं, अनंत का मतलब समझते हो ना, उसका अंत नहीं है, ठीक है। सबको ये दोनों का डिफिनेशन, परिभाषा, ठीक है ना, और एक एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब तुम बता सकते हो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है, और सबसे बड़ी क्या है, अनंत। तो बता सकते हो कि प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। यहाँ यही सब पढ़ना है कि प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं। पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या में जितना भी संख्या आता है सब पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। तो चैप्टर जब शुरू करोगे ना, इसमें इसी तरह सवाल मिलेगा, क्या प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, नहीं, कारण लिखना है। तुम देख सकते हो, अगर तुम चैप्टर निकालो, चैप्टर में जो ना हिसाब इसी तरह सवाल मिलेगा, ठीक है ना। जब ऐसे आगे पढ़ाते जाएंगे तो तुम्हें समझ में आने लगेगा। है दिया हुआ सवाल है, नहीं दिया हुआ सवाल रे। चलो आगे ध्यान दो, ठीक है तुम लोग। तो ये तुमको यहाँ समझना है, बाद में जब चैप्टर आएगा तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तुमको ये समझ में आ गया कि जितने भी प्राकृत संख्या को उसको पूर्ण संख्या नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता। लेकिन पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या में जितनी भी संख्या है सब पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, कि सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं। क्यों, कारण कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया, 2 पॉइंट ये समझ में आया, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। पूछेंगे सब, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे तुम लोग लिखो। देखो अगला पॉइंट है तुम्हारा पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, क्या बोलते हैं इसको। तो पूर्णांक किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग संख्या रेखा, ये संख्या रेखा है ना, ये मान लो ये संख्या रेखा है, ये तुम लोग संख्या रेखा इस तरह बनाया होगा पिछले क्लास में, ठीक है, बनाया है ना। तो मान लो कि यहाँ हमने 0 लिया, ठीक है, और इधर क्या होता है 1 2 3 4 इस तरह चलता है, ठीक है ना। इधर ध्यान रखना कि दाएं तरफ धनात्मक संख्या होता है। धनात्मक संख्या समझते हो ना, जिसके आगे कोई चिन्ह प्लस का चिन्ह होता है। क्या होता है, सबके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है। क्या है ये, इसके आगे प्लस का, इसको धनात्मक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, धनात्मक। और 0 के इधर जाएगा क्या होगा, वो ऋणात्मक संख्या। क्या होगा, वो ऋणात्मक संख्या। क्या होगा, वो ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक देखो यहीं से निकलता है। पूर्णांक में जो जो संख्या आया, कौन कौन संख्या आएगा, धनात्मक संख्या भी आ रहा है तुम्हारा, ऋणात्मक भी आ रहा है, और शून्य भी आ रहा है। देख रहे सब, पूर्णांक में क्या क्या आ रहा है, ऋणात्मक संख्या भी आया है, और धनात्मक संख्या आया, और शून्य भी आया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या कहते हैं इसको, देखो परिभाषा में देखो क्या लिखा है, ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं के समूह, है ना। ये ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं के समूह, जिसमें क्या है, शून्य भी शामिल है। क्या है इसमें, शून्य भी शामिल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक। क्या कहते हैं इसको, तो पूर्णांक का परिभाषा याद रहेगा सबको। इसमें धनात्मक संख्या भी आता है और ऋणात्मक संख्या आता है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना शून्य भी शामिल है, शून्य भी है ना इसमें। शून्य के ऊपर, शून्य के आगे ना तो माइनस होता है, ना तो प्लस होता है। ध्यान रखना, शून्य के आगे ना तो प्लस का चिन्ह होता है, ना तो माइनस होता है। याद रहेगा सबको। पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी कि एक ऐसा जिसमें समूह जिसमें धनात्मक संख्या भी हो और शून्य भी हो, धनात्मक संख्या भी हो और ऋणात्मक भी हो और शून्य भी हो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्णांक। क्या कहेंगे इसको, सबको याद रहेगा पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से पॉइंट ये निकलता है, पूर्णांक के अंतर्गत देखो कि सारी प्राकृत संख्या आ रहा है। देखो पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं कि नहीं, बताओ। और इसको पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं,
क्योंकि पूर्ण संख्या का जीरो इसमें आ गया, देखो आ ना इसको। पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। क्यों कह सकते हैं, अगर कारण पूछेगा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत सारी प्राकृतिक संख्या आ जाती है और पूर्ण संख्या भी आ जाती है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। पूर्णांक के अंतर्गत सारी प्राकृतिक संख्या भी आ जाती है और पूर्ण संख्या भी आ जाती है। इसी को पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, वो सारी संख्या आ जाती है। तो पूर्णांक को सबको समझ में आ गया। पूर्णांक किसको बोलेंगे, है ना, एक ऐसा समूह जिसमें कि धनात्मक संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या हो और इसमें शून्य भी हो, ठीक है ना। और ध्यान रखना, जब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करोगे तो हमेशा दाएं तरफ जो है धनात्मक संख्या रखना है। किसके दाएं तरफ, किसके दाएं तरफ, जीरो के दाएं तरफ क्या रखना, धनात्मक संख्या, ठीक है। इसमें प्लस का चिन्ह लगाना नहीं है, प्लस का चिन्ह क्या है, छिपा रहता है। प्लस का चिन्ह को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, ऐसे नहीं करते। लेकिन ऋणात्मक चिन्ह में माइनस का चिन्ह को प्रदर्शित करना पड़ेगा, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह माइनस का चिन्ह को प्रदर्शित करना पड़ेगा, लेकिन जीरो के आगे नहीं तो प्लस लगाएंगे न तो माइनस लगाएंगे। सबको समझ में आ गया पूर्णांक क्या होता है। चलो आगे, ठीक है ना। देखो ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, पहले ये समझ लें कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं। यानी कि बहुत ऐसे संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग लगता ही नहीं है, एक और स्वयं को छोड़ के, एक और स्वयं को। जैसे कि मान लें हमने 3 संख्या लिया, बताओ 3 में एक और 3 को छोड़ के किससे भाग लेगा, बताओ, लगे किसी से। 11 में, 11 में बताओ एक और, शांत रखते हैं थोड़ा। देखो अभाज्य संख्या हमने क्या बता रहे थे कि ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग, बताओ 3, पहले हमने 3 बता रहे थे ना, 3 में किसी से भाग लेगा, एक और 3 को छोड़कर। बताओ 11 में किसी से भाग लेगा, एक और 11 से भाग लग जाएगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे इसको, या इसका दूसरा परिभाषा अगर जानना चाहते हो, जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे कि 11 का गुणनखंड करेंगे तो कितना गुणनखंड होगा, 11 से भाग देंगे, देख 1 गुना 11 होगा, कितने बताओ। 3 का गुणनखंड करेंगे कितना होगा, 3 गुना 1, 3 गुना कितना होगा, 1 होगा। लेकिन तुम संख्या को लो 6 ले लो, 6 को गुणनखंड करो, 2 या 6, 3 क्या, कितना गुणनखंड हो गया इसका, 3 हो गया। बताओ ये 6 कभी अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो गया कि नहीं। इसका केवल 2 गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। या जिस संख्या में किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, यानी एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भाग, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। और एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखना। इसमें हमने अगर चुनने के लिए देंगे 1 से 100 तक संख्या में, तो कौन कौन सा अभाज्य संख्या है तुम लोगों को घेरना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमने पहले इसका जैसे लिख लो, उदाहरण के लिए जैसे लिख लो, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, ठीक है ना। इस तरह से जैसे में लिख लो, ठीक है। तो आगे देखो कि हमने, है ना, तो भाग से जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं इसको नहीं उतारना है, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, चलो 30 तक लिखे, ठीक है ना। हल्ला नहीं। इसमें बता सकते हो कौन कौन सा अभाज्य संख्या है। देखो ध्यान रखना, एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखना, एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये नहीं है। और ध्यान रखना 2 अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 में किससे भाग लेगा, बताओ, 1 और 2, एक स्वयं को छोड़ के। यहाँ क्या लिखा है, 1 या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लेगा। और ध्यान रखना 2 जो है सम संख्या भी है, जानते हो ना, इसमें 2 अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। ध्यान रखना कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 याद रहेगा, इसको सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 2 को कौन संख्या बोलते हैं, सम अभाज्य संख्या, याद रहेगा सबको। 2 को कौन संख्या बोलते हैं, सम। ये अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, ठीक है ना। तो सम संख्या की परिभाषा भी लिखा है, नहीं लिखा है इसको, तो ध्यान रखो 2 क्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है।
तो 2 से यहाँ से तुम्हारा 2 अभाज्य संख्या हो गया, 3 अभाज्य संख्या होगा। 3 का है 3 में अगला कौन सा होगा? 5, अगला 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29 के बाद क्या आएगा बता सकते हो कोई? 29 के बाद 31, 31 के बाद 37 के बाद 41 के बाद 43 के बाद 47। इस तरह से तुम लोग 100 तक में अभाज्य संख्या छांट सकते हो। कुल संख्या आएगा 25। 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना आता है? 25 तक आएगा। ठीक है, इसमें 25, ठीक है ना। इसमें तो इसमें देखो ध्यान रखना कि ये जो अभाज्य संख्या है सबको जानना पड़ेगा कि 1 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या है। इसके आगे भी तुमको जैसे 100 के बाद की बात करेंगे, 101 क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा, आपने बताओ। आगे भी जानना है कि वो अभाज्य संख्या 100 तक तो जान लिया, ठीक है ये, लेकिन आगे भी जानना है कौन कौन सा अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। इसमें तो अभाज्य संख्या सबको समझ में आएगा। अगर पूछेंगे सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है? 2, याद रखना। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है? 2। ये सबको याद रखना कि सबसे छोटा, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो अगला संख्या है तुम्हारा, है ना, सभाज्य संख्या। ये कल बताएंगे। ठीक है।